एनसीईआरटी को पढ़ना क्लास 6 हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी चल रहा है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या होती है। बीते 2 दिनों में आप लोगों ने जाना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से लोगों ने धीरे धीरे जो है वो भेदभाव को अपना लिया। तो इन चीजों को हम लोग आज जानते हैं आगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है और सरकार का किस हद तक रोल है हमारे इंडिया के अंदर और ना केवल इंडिया के अंदर बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी। चलिएगा शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा वहां पे। और मेरा फेसबुक पेज स्टार एजुकेशन भी है, आप प्लीज उसे भी लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला टॉपिक हमारा है कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, ये सीखेंगे हम लोग। सरकार के लेवल क्या होते हैं, सरकार के स्तर के बारे में जानेंगे कि किस किस स्तर पे सरकारें काम कर सकती है। उसके बाद में सरकार और कानून, गवर्नमेंट और उसके साथ में लॉ जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे मिलके काम कर सकते हैं। सरकार के प्रकार, अब गवर्नमेंट के टाइप्स कितने होते हैं ये भी जानना है हमें। महिला मताधिकार आंदोलन, कुछ महिलाओं ने, देखिएगा यहां पे हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि बहुत ऐसा वक्त आया था या बहुत टाइम पहले ऐसा वक्त था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यह मताधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा। किस देश में कब कब जो है वो मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है, हम लोग इस टॉपिक से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं हम लोग। देखिएगा पूरे देश के अंदर, अब इतना बड़ा देश है, ना केवल भारत हो बल्कि दुनिया का किसी भी देश का आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि लोग अपने ही मर्जी से जो है वो रह लें, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि घर में भी अगर हम लोग, पापा नहीं होते घर में, मम्मी नहीं होती है घर में, तो आप तो अफरा तफरी मचा देते हैं, ठीक है। मतलब अगर घर पे पापा नहीं होते तो मम्मी तो कहने लग जाती है कि भाई ये तो हमें उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। या कई बार हम लोग अफरा तफरी क्लास में होते हैं तब भी ऐसा कर देते हैं, भाई टीचर ना हो तो उड़धंग तो मचाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देश में अगर व्यवस्था ना हो ना तो फिर तो हुड़दंग मचेगी, ये तो कंफर्म सी बात है। तो सरकार का, गवर्नमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन अगर है ना तो वो यही है कि पूरे देश को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बना देना, एक अरेंजमेंट कर देना, देश की सेटिंग करना, यूं कहिएगा। सेटिंग आप गलत मत लेके जाइएगा, वो वाली सेटिंग नहीं, दूसरी वाली सेटिंग बात कर रहा हूं मैं। और फिर सभी पे जो व्यवस्था बनाई है, जो नियम बनाया है, जो कायदा कानून बनाया है उसको लागू भी कर देना, यही तो होती है गवर्नमेंट। अब सरकार सभी इंतजाम करने के लिए अलग अलग लेवल पे काम करती है। क्योंकि देखिएगा ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा के लिया और गवर्नमेंट को जो है वो तैयार कर लिया, या यूं कहिएगा मुंह उठा के कुछ भी तो नहीं हो सकता। प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग के लेवल बांट दिए गए। क्योंकि देश बहुत बड़ा है तो उसको एक लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से? पहला लेवल है लोकल लेवल, यानी कि स्थानीय स्तर, लोकल लेवल की बात करेंगे पहले तो। दूसरा लेवल है राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल, और तीसरा जो लेवल है उसको हम लोग नेशनल लेवल कहते हैं यानी कि राष्ट्रीय स्तर कहते हैं। तो सिंपल सा आपको पूछा जाए कि गवर्नमेंट कितने लेवल पे काम करती है तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इन तीनों पे काम करती है। अब क्या होता है लोकल लेवल, स्थानीय स्तर किसे कहते हैं? भाई देखो, स्थानीय स्तर का मतलब ये है, लोकल का मतलब तो यही आ गया ना कि वो गांव का कोई रिलेशन होगा उसका, या कोई छोटे शहर का सिंपल होगा, कोई मोहल्ले का होगा, कोई गली का होगा, कोई कस्बे का होगा, इसे स्थानीय स्तर कहते हैं। अब यूं तो नहीं होता ना कि कोई गवर्नमेंट है और वो किसी गाँव पे आके जो अपना रुतबा करेगी या गाँव को चलाने की कोशिश करेगी। अब वो इतना बड़ा देश है, अकेला पूरी सरकार जो है गाँव को तो नहीं चला सकती ना। अच्छा जी, एक लेवल अलग बांट दिया इनका, इनके लिए पंचायतें वगैरह जो है वो डिसाइड कर दी जाती है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पंचायती चीजें, पंचायती राज व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये 6ठी क्लास का तीसरा ही चैप्टर है तो इसमें इतनी ही चीजें हैं जितनी हमें जाननी जरूरी है। हाँ जी, राज्य स्तर की बात करते हैं हम लोग। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल का मतलब होता है, इसका संबंध पूरे राज्यों से होता है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं या किसी भी देश के राज्य हैं, जैसे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल से प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और
और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी है। छोटा सा डिफरेंस होता है यूनियन टेरिटरी और इस राज्य के अंदर। राज्य का मतलब तो वो पूर्ण स्वामित्व है, वो अपने तरीके से अपने जो है विचार ले सकता है और किसी पे डिपेंड नहीं होता, खुद की ही उसकी पुलिस होती है, सारे निर्णय खुद ही लेता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, उसे डिपेंड केंद्र पे होना पड़ता है। वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता और जनरली नहीं होता, लेकिन जनसंख्या के डिपेंड कई बार होना ही पड़ता है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी उसका एक अपवाद है या एग्जाम्पल से कह सकते हो आप लोग, ठीक है। खैर जानेंगे इनको भी हम लोग और भी आगे डिटेल से। तीसरा लेवल फिर आता है हमारा भाई राष्ट्रीय स्तर। अब राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, नेशनल लेवल पे बात आ गई, तो इसमें पूरे ही देश जो है उसको एक साथ समावेश कर लिया जाता है। तो आप तीनों को समझ ही गए होंगे। स्थानीय यानी कि लोकल लेवल की बात कर रहे हो आप लोग तो गांव या शहर हो गया, भी गांव की बात करो कोई मेयर चुन लिया, सरपंच चुन लिया, पंचायती राज व्यवस्था आ गई। राज्य स्तर की बात आ गई, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए यहाँ पे, और नेशनल लेवल पे फिर प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अब सरकार और कानून, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है भाई? देखिएगा, इन दोनों को ही समझते हैं। सरकारें ही कानून बनाती है, यूं कहिएगा आप लोग। जैसे हमें और आपने आज से पहले पढ़ ही रखा होगा, ये बताया ही होगा कि लोकसभा में पहले कोई कानून बनाना है तो बिल पास होता है, वही बिल राज्यसभा में पारित होता है, फिर उसे राष्ट्रपति साइन करता है तो जाके वो कानून बन जाता है। तो ऐसे ही सरकारें कानून बनाती है, जो देश में रहने वाले लोग होते हैं उनको मानना भी पड़ता है, और अगर ना माने तो मानने के लिए बाध्य भी करती है, मजबूर भी करती है कि मानो भाई, कनपट्टी पे बंदूक लेके खड़े रहते हैं, मानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे पास में लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है, यहाँ पे 50 रुपए दे के निकला जा सकता है, ठीक है, वो अपवाद दूसरी बात हुई। लेकिन कानून हुआ ना, कानून को मानना जरूरी है। सरकार जो भी काम करती है, जो भी कानून बनाती है, उसको सबको मानना पड़ता है। हाँ यहाँ पे ऐसा लग सकता है किसी लोगों को कि सरकार का जो कानून है ना वो ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है, सारे लोग इसका ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इसे पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, किसी को हो सकता है लगे कि पार्शियलिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इसके लिए वो खुद कदम उठा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सिंपल ही देखा होगा, कई बार गवर्नमेंट वैकेंसियों के अंदर थोड़ा भेदभाव हो जाता है, आरक्षण से रिलेटेड, सीटों से रिलेटेड, नंबरों से रिलेटेड, तो जो कोर्ट में है ये मामले जाते हैं और फिर इसके लिए जो है सुनवाई होती है। और आजकल ये चीज़ें चली ही रही होती है, सारे लोग कानून का पालन नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट में आए दिन मामले इसी के लिए ही चलते आए हैं। सरकार के प्रकार, अब गवर्नमेंट के टाइप कितने होते हैं देखिएगा। सरकार वो होती है जो निर्णय लेने के लिए बनी हो, सरकार वो होती है जो कानून का पालन करवाने के लिए बनी हो। और अब हमें समझना ये है कि इनके पास में इतनी पावर आ कहाँ से गई भाई ऐसा कौन है ये कि जिसके पास में इतनी पावर आ गई कि जो खुद ही डिसीजन मेकर बन गया है, खुद ही हमको अपने बनाए हुए कानून थोप रहा है। अब ये कौन आ गया, इतनी पावर इसको दे किसने दी? तो देखिएगा, हमारे दुनिया भर में गवर्नमेंट की टाइप की एक बात कर रहे हो आप लोग, तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है लोकतंत्र सरकार, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एक होती है राजतंत्रीय सरकार या राजतंत्र सरकार कह सकते हो, मोनार्कियल गवर्नमेंट के नाम से उसे हम लोग पुकारते हैं। अब ये लोकतंत्र सरकार, इसका मतलब ये है कि जो लोगों का ही इसमें शासन होता है, लोगों द्वारा ही इसमें, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति विशेष ही होगा जिसके अंदर जो है हमारे बीच में से निकल के जो आएगा और वही जो है सरकार चलाने वाला है। लेकिन मोनार्कियल गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, या तो इसमें कोई राजा होगा या इसमें कोई रानी होगी और वो जो है सरकार चलाने का काम करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लोगों द्वारा शासन करना, या यूं कह लीजिएगा हमारे द्वारा चुना गया कोई नेता होगा, उसी को ही लोकतंत्र सरकार के रूप में जानते हैं। राजतंत्र में क्या कहना है भाई, राजतंत्र में तो फिर क्या है, हम थोड़ी ना चुनेंगे, वहां तो मूल जो होता है ना, जन्म मूलक चलते हैं वो, यानी कि अगर दादा राजा है तो उसका पोता भी राजा बनेगा ही, दादा बेटा पोता पड़ पोता एंड ऑल, ये सीरीज चलती ही रहेगी। अब ये कैसे करते हैं, इनके पास में एक छोटी सी कमेटी होती है, सलाहकारों का समूह होता है, एक छोटी सी बात करते हैं, मुद्दा करते हैं, कोई चर्चा करते हैं और थोप देते हैं, लोगों की सुनते ही नहीं है। इस मामले में लोगों को नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। लोकतंत्र सरकार में तो यही होता है, नियमों को बनाने में भागीदार होते हैं, खुद ही शासन करते हैं, खुद नियम बनाते हैं, एजेंडा देते हैं, हम ऐसा करेंगे, मैनिफेस्टो देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में तो यही होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, अंतिम निर्णय राजा के पास ही होता है, हमारे बस का कुछ नहीं है, जो राजा ने कह दिया सो कह दिया।
लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को निर्णय के अधिकार नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति अब राजतंत्र में जहां राजा है वहां निर्णय नहीं ले सकते हैं। कोई जो राजा करेगा वो करना है, उनको मानना ही पड़ेगा। अच्छा जी, भारत क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को ही पता है। हम लोग क्या करते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र को चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है फॉलो करते हैं। प्रतिनिधि मंडल तो आप सुनते ही होंगे, मतलब हमने चुना है। अब मोदी जी है तो किसने चुना है उनको? हमने ही चुना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर है, किन्ने चुना है उनको? हमने ही तो चुना है उनको। ऐसा देखिएगा, आज हमने चुना है, लेकिन जैसे देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बड़ी प्रॉब्लम थी। वही क्या प्रॉब्लम थी? उससे प्रॉब्लम पहले ये थी कि हर कोई वोट डाल नहीं सकता था। वोट डालने के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और अपने अधिकारों की जो है वो मांग की थी। इसमें हमारे पिताजी जो राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है, ये वो सिरसा वाले पिताजी नहीं, ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं भाई, ठीक है, गांधी जी समेत कई सारों ने जो है इसका विरोध किया था। अच्छा, गांधी जी का जिक्र हुआ है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिखे। इनका जन्म कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? कौन से साल में जन्म हुआ था? इनके कितने बेटे हैं? बड़े बेटे का नाम क्या है? 4 बेटे वैसे बताता हूं, चारों का नाम बताइएगा। मतलब लिख डालिएगा इन भाई साहब के बारे में जितना आपको पता है, काम आएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इन्होंने भी बहुत ही जोर शोर की आवाज़ उठाई थी। अच्छा, एक पत्रिका है जिसका नाम है 1931 में यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया एक पत्रिका है, इसमें यंग इंडिया पत्रिका में, यंग इंडिया मैगजीन में इन्होंने लिखते हुए क्या लिखा भाई? इन्होंने पहली बात लिखी, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है ना वही वोट दे। इतने ही गुस्से में कहा था। तुम क्या सोच रहे हो मैं गुस्सा कर रहा हूं? इतने ही गुस्से में कहा था उन्होंने। भाई ये वही क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये कि जिसके पास पैसा है बस वही वोट देगा, लेकिन वह आदमी जिसके पास में चरित्र है, कैरेक्टर है, वह संपत्ति, वह शिक्षा नहीं, वोट नहीं दे सकता। अभी ये क्या बात हुई भाई? जो दिन भर इतना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है क्या? तो ये बात गांधी जी ने लिखी है। बात तो ठीक ही लिखी है, बात तो बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। हम किसी मुस्टंडे को चुन लेते हैं, किसी को पकड़ के ले आते हैं मुस्टंडे को, और वही हम पे रोब जमाता है। जो वो कहेगा वही हमें करना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है ना जी सरकार। उसके बाद में आजकल कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहलाती है जब तक क्या है, जितने भी वयस्क होते हैं, जितने भी अडल्ट होते हैं, उनको अगर वोट देने का अधिकार ना दिया जाए। तभी तो हम लोग 25 जनवरी को वोटर डे मनाते हैं और मतदाता दिवस का यही लक्ष्य होता है कि सभी वोट डाल सके, सभी को वोट डालने का अधिकार भी है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो है कुछ पढ़े लिखे ही लोग या अमीर लोग ही जो है ना वो वोट डाल सकते थे। बाकी औरतों को, गरीबों को, इन लोगों को तो वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं था। इनके लिए फिर महिलाओं ने तो एक आंदोलन ही कर दिया, महिला मताधिकार आंदोलन। संसार में कभी भी सरकारों ने, जो कोई भी देश की सरकार हो, उन्होंने तो मर्जी से काम करने ही नहीं दिया। और जो अमेरिका और यूरोप में तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये संघर्ष या जो ये स्ट्रगल है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और इस मताधिकार आंदोलन को इंग्लिश में जो है ना वो सैफ्रेज मूवमेंट के नाम से जो है हम लोग पुकारते हैं। अब ये सैफ्रेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना ही होता है, वोट देने का अधिकार बस। तो बाद में महिलाओं को ये निर्णय लेने में समाज में योग्य माने जाने लगा इस अधिकार के बाद ही। उसके बाद में बहुत सारी इसी दौरान जो है ना इस आंदोलन में बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं, जेल में गई, भूख हड़ताल पे बैठी, लड़ाई झगड़े देखो करने ही पड़ते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1920 में, और इंग्लैंड में तो 1928 में हुआ, 8 सालों के बाद में। हम तो खैर जब देश आज़ाद हुए थे तब से हमें तो हर चीज़ के अधिकार जो है वो पूर्ण मिले हुए हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यही चैप्टर था हमारा, छोटा सा चैप्टर था। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा इससे, ठीक है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।